नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। कोरोना की तीसरी लहर के बाद आज से प्रदेश भर में वीकेंड कर्फ्यू हो गया लागू। इसका असर बीकानेर में भी देखने को मिला, जहां पूरी तरह से बाजार रहे बंद। कोविड गाइडलाइन की पालना सघन जांच कर रही है। बिना जरूरी वजह बाहर घूम रहे लोगों से समझाइश के साथ कार्रवाई भी की जा रही है। सुदर्शना नगर में टावर लगाने के विरोध के बावजूद टावर का निर्माण जारी। स्थानीय लोग पहुंचे, कलेक्ट्रेट किया प्रदर्शन। मंदिर में छत्र चोरी का वीडियो आया सामने। नया शहर थाना क्षेत्र का है मामला। श्री बालचंद्र राठी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मेगा वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन। और गोचर भूमि में पट्टे दिए जाने के विरोध में पूर्व मंत्री देव सिंह भाटी का धरना चौथे दिन भी जारी। अलवर मूकबधिर छात्रा की हैवानियत पर कलेक्ट्रेट के बयान से खफा युवाओं का रोष प्रदर्शन। शहर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट हीरालाल हर्ष से राज्य सरकार के 3 साल बेमिसाल पर खास बातचीत। और खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर के बाद में राज्य सरकार ने कड़ी प्रावधान किए और वीकेंड कर्फ्यू के साथ में रविवार दिन भर जो है वो कर्फ्यू की आगोश में रहा पूरे शहर में जहां आवश्यक जो चीजें हैं उनकी दुकानें खुली रही, वहीं दही, दूध और सब्जी और फल इसके विक्रेता, ठेले और गाड़ी वाले दिखाई दिए। इसके अलावा मेडिकल की दुकानें जो है वो खुली दिखाई दी। वैसे जरूरी कार्य होने पर ही लोग जो है वो घरों से निकले। हालांकि इस पूरे कर्फ्यू के दौरान पुलिस जगह जगह पर गश्त करती हुई भी दिखाई दी और जहां कहीं भी लोगों ने दुकानें खोली थी उन्हें समझाइश के साथ में बंद करवा दिया गया। कुल मिलाकर के कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और संक्रामक होने के कारण से लगातार संक्रमण और नए संक्रमित मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि आज बीकानेर में दिन भर दोनों रिपोर्ट्स के बाद में तकरीबन 410 नए रोगी जो है वो संक्रमित के रूप में मिले। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी BL मीणा की इस रिपोर्ट के मुताबिक 410 नए संक्रमित मरीज जो हैं वो आज सामने आए हैं। वीकेंड कर्फ्यू के माध्यम से कुछ असर होगा और वो भी पॉजिटिव असर होगा। इस बात को पहले भी जो 2 लहर थी उनमें देखा गया कि किस तरह से कर्फ्यू और लॉकडाउन जो है वह इसमें कारगर हथियार होता है। लेकिन अभी भी बीकानेर के लोगों को इस बात को लेकर के सचेत और सतर्क रहना होगा कि हमें इसकी चेन को तोड़ना है और अगर जरूरी काम है तो चेहरे पर मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ में न जाए, सतर्क रहें, सजग रहें और खास तौर से कहीं सार्वजनिक जगहों पर
हाथ न लगाएं या वस्तुओं को न छुएं। बड़ी बात ये भी है, हम आपको दिखा देते हैं बीकानेर दिन भर वीकेंड का कैसा नजारा रहा और किस तरह से सड़कें सूनी रही, पुलिस की गश्त रही और सामान्य और जरूरी काम होने वाले लोग घरों से बाहर निकले। वीकेंड कर्फ्यू का ये पहला ही दिन था। निश्चित तौर पे लोगों ने काफी कोऑपरेट किया और प्रशासन की पूरी मशक्कत रही। हमने यहाँ पर एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा से की विशेष बातचीत। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार पूरी तरह से उसकी पालना की जा रही है और हमारे जो जेईटी जो टीम है साथ जो सिटी के लिए बनाई हुई है वो राउंड ले रहे हैं और मैंने भी अभी शहर का राउंड लिया है। तो पूरी तरह से जो मार्केट है वो बंद है, केवल सब्जी, मेडिकल और ये दूध की जो है ये दुकानें खुली है और पूरी तरह से जो सरकार के जो निर्देश हैं और सरकारी जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जा रही है। क्या अनुशासन अपने आप में भी बहुत जागरूक और अपने आप में अनुशासन से अपना पालन कर रहे हैं और फिर भी अगर कोई उसकी गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वही वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ज्यादातर तो है वो समझाइश जो है वो की गई, लेकिन जो लोग नहीं मान रहे थे उनके चालान भी काटे गए। यातायात पुलिस विभाग और पुलिस कार्मिकों के द्वारा ये चालान किस तरीके से काटे गए, आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। बीकानेर के सुदर्शना नगर में टावर लगाया जा रहा है। मोबाइल टावर लगाए जाने के बाद में स्थानीय लोग और आसपास के लोग विरोध करते रहे हैं और ये हमने पूर्व में भी देखा है। सुदर्शना नगर में भी ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर टावर निर्माण के विरोध में वार्ड संख्या 8 के लोगों ने विरोध जताया। हालांकि वार्ड पार्षद जमन लाल भी कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी और ऐसे में रविवार का दिन होने से कोर्ट के माध्यम से स्टे भी नहीं आ पाया। बावजूद हालांकि ये लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन निर्माण कार्य अभी भी जारी है। हम दिखाते हैं आपको वार्ड संख्या 8 के लोगों के द्वारा कि कैसे टावर निर्माण का विरोध किया गया। सर मामला टावर का है। मेरा वार्ड नंबर 8 है। मैं जमनलाल गजरा पार्षद हूँ वहाँ का। मोहल्ले वालियों ने कल मेरे शाम को सूचना दी कि यहाँ टावर लग रहा है, तो हम मौके पे भी गए और मोहल्लेवासी व्यासकुंड थाने एप्लीकेशन भी दे करके आए। थाने वाले भी आए, उसके पास परमिशन थी। थाने वाले उनको ये कहे भी अब ये काम रुकवा करके आप कलेक्टर साहब से मिलो और या सोमवार को आप इस पर स्टे लेके आओ। तो आज छुट्टी रह गई, उसने अभी तक काम बंद किया नहीं। वो अभी तक भी वैसे ही काम चला रखा है उसने। वो मेरे को लगता है कि आज में वो लगभग कंप्लीट कर देगा। तो मोहल्लेवासियों ने ये कहा कि अपने कलेक्टर साहब से मिलने के लिए चलते हैं। तो हम सारे कलेक्टर साहब के पास गए तो उनके पीए साहब मिले थे हमें बाहर। उन्होंने कहा आप जिला मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वो आपको मिल जाएंगे। अगर वो आपकी सुनवाई नहीं करते तो हमारे पास आना। अभी हमने जिला कलेक्टर साहब से इनसे मिले। इन्होंने आगे कह रहा है कि हम पहले नगर निगम से बात करते हैं कि उन्होंने परमिशन किस आधार पर दी है। और हमारी यही रिक्वेस्ट थी और मोहल्लेवासियों की भी कि पहले थाने को आप ये फ़ोन करके कहो कि वो काम रुकवाएं। वो काम वैसा का वैसे ही उनका चल रहा है।
अब लॉकडाउन होने के बाद में भी हमारे को घर से निकलना पड़ा। हमारे को पता है इस चीज़ का, हमारी इतना भीड़ इकट्ठी करके आना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी मजबूरी है कि अगर वो टावर खड़ा हो गया और वो शुरू हो गया तो उसके जो भी केमिकल या जो भी उससे निकलता है उससे मोहल्लेवासी परेशानी में आ जाएंगे। तो बीकानेर धरणीधर के पास में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में छत्र चोरी का मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज को देखने के साथ इस बात की जानकारी मिली है कि एक अधेड़ व्यक्ति जो है वो मंदिर में घुसा है और बाहर निकलते समय उसके हाथ में छत्र है। जानकारी सूत्रों के मुताबिक इस मंदिर में पहले भी 3 बार छत्र चोरी हो चुके हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बालचंद राठी मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में जसूसर गेट के अंदर 15 जनवरी को मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए, जिनमें खासतौर से बूस्टर डोज, इसके अलावा जिन लोगों ने सेकंड डोज और फर्स्ट डोज नहीं लगाया उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन जो है वो रखा गया। शिविर के दरमियान औषधालय का भी उद्घाटन हुआ। बाल कमल इस औषधालय के नाम से इस औषधालय का शुभारंभ हुआ, जिनमें अतिथि के रूप में लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता विमर्शानंद गिरी पहुंचे। इसके संचालक जुगल राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित किया जाएगा, वहीं सतत यहाँ होम्योपैथी का चिकित्सालय भी जो है वो संचालित होगा। ये दिखाते हम आपको वैक्सीनेशन शिविर की कुछ झलकियां।
गोचर, ओरण और चारागाह भूमि पर पट्टे जारी करने के विरोध में पूर्व मंत्री दिव्य सिंह भाटी 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हालांकि अनेक लोग भाटी का समर्थन देने के लिए इस धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। भाटी ने ये ऐलान कर दिया है कि चारागाह भूमि, गोचर और ओरण पर सरकार किसी भी रूप में पट्टे जिन्होंने जारी किए उन पट्टों को वो निरस्त करे। अब देखना यह है कि किस तरह से भाटी का यह संघर्ष रंग लाता है। फिलहाल 4 दिनों से भाटी धरने पर बैठे हैं और अनेक लोग उनको समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। अलवर में मूक बधिर छात्रा के साथ हुई हैवानियत को लेकर के और पूरे प्रदेश में संजीदा संवेदनशील लोगों को एक बार हिला करके रख दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सीबीआई जांच की जो है उसकी मंशा भी जाहिर की। कहा भी किसी भी तरह की जांच जो है वो इस पूरे प्रकरण पर करवाएगी। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने आज वहां जाकर के और घेराव किया। वहां पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी इस घटना के विरोध में न केवल घेराव किया बल्कि प्रदर्शन भी किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह का मोड़ दिया जा रहा है उसे लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने इसका गहन विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जो है वो गहराई तक छानबीन होनी चाहिए, मामले की जांच होनी चाहिए। अनेक छात्र संगठनों में इस घटना को लेकर रोष है, वहीं राजनीतिक दलों में भी इस घटना को लेकर के रोष दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ आज एडीएम सिटी से छात्र संगठन मिले और मिलने के साथ उन्होंने अपना रोष और अपना विरोध जताया। हुई कैसे? अगर ये नहीं हुआ है तो ये चीज हुई कैसे? ये तो पुलिस अपनी फाइंडिंग लेकिन पुलिस तो अपना फेलियर के लिए सब कुछ कह रही है। आप मुझे बताइए, एक्सीडेंट जहाँ नीचे कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? सिर में क्यों नहीं लगी, पैर में क्यों नहीं लगी, बाकी बॉडी में क्यों नहीं लगी? प्राइवेट पार्ट पे क्यों लगी है? कॉमन सेंस से ऐसा लगता है हर एक आदमी को। मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, ये बात मुझे भी लग रहा है। कॉमन सेंस की यहाँ लगी नहीं, मुझे भी लग रहा है, ये मुझे भी लग रहा है। तो ये तो आप छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं उस बात को। 2 दिन जो लड़की की कंडीशन थी उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसका रेप हुआ है। ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ऐसा कोई व्हीकल है तो अकेले लड़की जाके अपना एक्सीडेंट नहीं कर लेगी, किसी व्हीकल से। हमने यहाँ पर छात्र नेता से की बातचीत। क्या मांगे आप? देखिए, पिछले 3 दिन पहले राजस्थान को झकझोर करने वाली घटना अलवर ज़िले में हुई। एक मूक बधिर बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने रेप किया और रेप करने के बाद उसे पुलिया के ऊपर फेंक गए। पुलिस ने पहले कहा कि बलात्कार हुआ है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट में घाव दिखाए गए, लेकिन सरकार के दबाव में सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब उस बच्ची के केस को डाइवर्ट कर रही है और कह रही है कि ये एक एक्सीडेंट था। अगर एक्सीडेंट था तो उस बच्ची के पूरी बॉडी पे और कहीं चोट क्यों नहीं लगी? क्या सिर्फ प्राइवेट पार्ट में ही चोट लगी? सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। अलवर कलेक्टर ने बहुत ही शर्मिंदगी भरा बयान दिया। आपने देखा कि जब कुछ बच्चियाँ अपनी बहनों के लिए न्याय मांगने गई तो कलेक्टर द्वारा उनसे अपने पापा का नंबर मांगना, वो बच्चियाँ छोटी थी जो वो घबरा गई। अगर कोई समझदार लोग वहाँ होते तो कलेक्टर साहब को शर्म करना चाहिए। मैं कहता हूँ कलेक्टर साहब से, उनके ऊपर कौन बैठा है, उनके नंबर वो मुझे दे दे, मैं बात कर लूँगा उनसे। कलेक्टर साहब को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया। सरकार के दबाव में कलेक्टर साहब काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव है। सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाह रही है और उस बच्ची के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। जिस प्रकार दिख रहा है केस को इन्होंने जिस मैटर पे ये ले आए हैं, लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसको दुर्घटना दिखा देंगे। लेकिन अलवर ज़िले का युवा मजबूती से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। कल भी हमने और 3 विधायकों ने जाके पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और आज हम यहाँ बैठे हैं। कलेक्टर साहब बाहर आ जाएं, एसपी साहब आ जाएं, हमें बता दें कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा उनके ऊपर किनका दबाव है, किनका फ़ोन आ गया जो वो केस को बदलना चाह रहे हैं। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता हम यहीं बैठे और हम पीड़ित परिवार को न्याय दिला के जाएंगे। अभी आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, बात नहीं कराई जाएगी, तो आप क्या करेंगे? अगर हमने 5 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया कि आला अधिकारियों को बुला दो, वरना हम सड़क जाम करेंगे। और अगर मजबूरी में कलेक्टर साहब के घर में घुसना पड़ा तो घर में घुसने से भी युवा रुकेगा नहीं। पूरे मामले को लेकर के प्रशासन का रवैया किस तरह से है, हमने यहाँ पर एडीएम सिटी से भी की विशेष बातचीत।
इसके अंदर क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से अलवर में जो घटना हुई उसी के निरंतरता में आज जो बच्चियां हैं, जो कुछ युवक और युवतियों ने इस संबंध में जो है कलेक्टर निवास के आकर और कलेक्टर साहब से मिलने की इच्छा जाहिर की और अपना पक्ष रखना चाहा। लेकिन चूँकि कलेक्टर साहब उस बच्ची से मिलने के लिए जयपुर गए हुए हैं और उसके हालचाल जानने और परिजन से मुलाकात करने की, यदि किसी प्रकार की कोई, अब जो कि उस दिन बच्चियां आईं, उन्होंने देखा कि स्कूल टाइम में हैं और स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, तो उनका पहला दायित्व था कि पूछा जाए कि आप स्कूल टाइम में क्या गार्जियन की परमिशन से आई हैं या नहीं आई हैं, है ना। ये उनका एक्चुअली मेन मेरे ख्याल से पूछने का था। उसको शायद या कहें कि गलत तरीके से ले लिया केवल उनकी, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन पहले ये घटना हुई थी एक बच्ची के साथ, तो वो चाह रहे थे कि कहीं बिना कंसर्न के कोई महिला बच्ची आ गई है, क्योंकि वो लड़की एक जो पूछी 11th क्लास की थी वो लड़की। धमकाना कलेक्टर साहब का उचित था? मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि वो आप उनके भाव को गलत रहे ना, वो नहीं, सीधा सा सवाल है, आप एक महिला अधिकारी हैं, आपको लगता है कि महिलाओं के हित में था उनका व्यवहार कि अगर जहां जागरूकता दिखानी थी, उनको प्रोत्साहित करना था, वहां धमकाना ठीक था? आपने मेरे ख्याल से ये नहीं देखा कि उन्होंने कितनी संवेदनशीलता बरती है इस प्रकरण के अंदर। जिस संवेदनशीलता से उन्होंने इस प्रकरण को शुरू से लेकर और अभी तक जिस मुद्दे की बात करिए, आपकी जो बालिकाओं के साथ व्यवहार किया उसको आप राइट मानते हैं, रॉन्ग मानते हैं? नहीं, मैं आपको कहना चाह रही हूँ, आप मेरे मुद्दे से भी सुनिए कि शुरू से लेकर और अभी तक जिस तरीके से उन्होंने इस प्रकरण को लिया है, क्या वो संवेदनशीलता की संवेदनशील होता तो 5 दिन बाद आज पुलिस किसी न किसी तथ्य पे पहुंचती, पता कर पाती। सिर्फ 7 मिनट का दायरा बताकर या पुल की लंबाई गिनाकर मुद्दे से नहीं हटती। मेडिकल जूरिस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो पहले स्वयं एसपी ने कहा था कि हम इसको सेक्सुअल असॉल्ट मानते हैं। उनके बयान है जो मीडिया के पास है, किया जाता, इनकार नहीं किया जा सकता मैडम का ये बयान था। हाँ, तो दोनों ही प्रोस्पेक्ट है ना उनके, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो आप इसी मुद्दे पे आप सीधी सी बात बताएं कि बालिकाओं के साथ जो व्यवहार किया एज ए आप महिला अधिकारी हैं, आपको ठीक लगता है कि ये व्यवहार जायज़ है? मेरे ख्याल से उनका भाव जो था महिला बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, आप उस पे जाएं, उनके व्यवहार पे ना जाएं, तो मैं शायद मैं सीधा सा सवाल ही पूछ रहे हैं कि आप तो मतलब उनका जो इंटेंशन था वो शायद ज़्यादा, हम किसी की भावनाओं में घुसना नहीं चाहते। सीधा सा सवाल है, आप महिला अधिकारी हैं, आप कलेक्टर के इस व्यवहार को जायज़ मानते हैं नहीं मानते? मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ कि उनका जो भाव था वो मेरे ख्याल से वो ठीक था, वो बच्चों की सुरक्षा के लिए था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे हैं। कोरोना इस आपदा के बावजूद उसके शानदार प्रबंधन को लेकर के और शहर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट हीरालाल हर्ष ने उनकी सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील व्यक्तित्व है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान के हर उस व्यक्ति को सहायता जो है वो मिल रही है जिसकी वो हकदार है। कुल मिलाकर के इन राज्य सरकार के 3 वर्षों को उन्होंने बेमिसाल बताया। इसके अलावा कोरोना का जो कहर चल रहा है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि बिना मास्क के लोगों को टोकने की और रोकने की आदत जो है वो आम आदमी में डेवलप करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के रोको और टोको, इस नारे के साथ में कोरोना से बचाव संभव है। कई मुद्दों को लेकर के हमने बातचीत की एडवोकेट हीरालाल हर्ष से। बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट हीरालाल हर्ष आज हमारे साथ में हैं। सरकार के 3 वर्ष जो निकले हैं, उन 3 वर्षों की उपलब्धियां, उसके कार्यकाल और कोरोना के बीच में जो चुनौतियां रही है उसके बीच में फिर से राजनीतिक नियुक्तियां जो है वो अटक गई है। क्या कुछ सोच रखते हैं एडवोकेट हीरालाल हर्ष? सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो आप सर, जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियां कभी कोई कारण से कभी कोई कारण से अटक रही है, 3 वर्षों का कार्यकाल सरकार का पूरा हो चुका है, अब कार्यकाल बहुत कम रहा है, ऐसे में लोगों के इंतज़ार जो है वो और बढ़ गया है, धड़कनें और तेज़ हो गई। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? सरकार 3 साल बेमिसाल, इस पे तो मैं राजस्थान की जनता का पूरा आभारी हूँ कि उन्होंने कोरोना के काल में भी राजस्थान का नाम हमेशा ऊंचा रखा। माननीय अशोक गहलोत जी ने एक नारा दिया था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, तो सब ने बढ़ चढ़ के उन्होंने अपने हर समय, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे NGO वाले हो, सभी धर्मों के और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को एकजुट रखा और एकजुट करके और कोरोना का जो प्रबंधन उन्होंने किया, उस समय आप देखो मोदी जी ने भी अशोक गहलोत की तारीफ की थी कि ऐसा प्रबंधन नहीं है। तो आज भी तीसरी लहर चल रही है,
लेकिन राजस्थान में कोरोना पूरी तरह से तैयारी के साथ हमारी सभी सरकारी अस्पतालें, गैर सरकारी अस्पतालें, सब में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सब सुविधाएं कर रखी है। और रहा सवाल राजनीतिक नियुक्तियों का, तो वो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता जो है वो खुद भी समझते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में हमें पहले सेवा का मंत्र जो हमारे अशोक गहलोत जी ने दिया हुआ है, सेवा करनी है। जनता जान है तो जहान है, इस नारे के साथ अभी कोई भी ऐसी उत्सुकता नहीं है। किसी को भी कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो वो उसको बखूबी निभाएगा। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। वकील साहब, कांग्रेस को जो है वो मद्देनज़र किस जगह पाते हैं? क्या फिर से ड्राइवर वाली सीट पे बैठ करके जो है वो कांग्रेस रिपीट हो पाएगी? जहां नहीं है वहां पर उनकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी? और यूपी में जिस ढंग से प्रियंका गांधी वाड्रा काम करे, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? यूपी में जहां कांग्रेस का कोई परचम उठाने वाला नहीं था, माननीय हमारी अजीज नेता प्रियंका गांधी ने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।